पेंडिंग पड़े हुए, जो आपको पता है। अभी उनमें से एक मेरे पास आ गया आपका 7E, जो डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स। मैं इसकी एक लीगल पोजीशन पहले आपसे शेयर कर लूं, फिर मैं आपकी डिटेल के अंदर आपको बता दूंगा कि वो क्या है। इसका टेबल निकालेंगे एंड में, जो आखिरी चार्ट है आगे तक, और ये बस ये वाला है। आपने करना क्या है, देखिए आपने रिटर्न्स, आपने सबसे पहले ये करना है, मैंने इसको ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले आपने ये चेक करना है कि क्या आपके क्लाइंट को, टैक्स पेयर को 7E सेक्शन एप्लीकेबल भी है कि नहीं। मैंने 4-5 केसेस में जवाब दिया ताकि उन्हें प्रैक्टिकल चीजें जल्दी समझ आ जाती। तो उन्होंने मुझे 7E का नोटिस दिया। मैंने कहा जनाब मेरी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सक्लूजन के अंदर कवर्ड है, या एक बंदा नॉन रेजिडेंट है या एक्सक्लूजन में कवर्ड है, तो उसको तो 7E लगता ही नहीं है। तो ये आप अपना नोटिस काइंडली उसके केस में आपको जवाब दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के हिस्से कर, एक मेरी जो घर वाली है जी, या एक प्रॉपर्टी आपको वो कोई भी आप एक प्रॉपर्टी कैपिटल ले सकते, चाहे वो घर है या कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी आपकी है, जो एक प्रॉपर्टी आपकी है जो हायर वैल्यू वाली है, ऑब्वियसली मैं वो वाली एक्सक्लूजन ले लूँ। सो मैंने एक्सक्लूजन एक लिस्ट बनाई कि जी एक मेरा जो घर है वो निकल गया, मैंने रेंट में भी दिया हुआ वो भी निकल गया, मैंने एक अक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर जिसमें 236 के मैंने पे किया वो भी निकल गया, जो मेरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है वो भी निकल गया। उसके अलावा वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं रिटायरमेंट के वक्त है उनको जो देते हैं वो वाली एक्सक्लूजन है। और फिर आपका बिल्डर एंड डेवलपर जो कि एज ए DNFP के साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनको भी बिजनेस में इनकम होगी, वो भी उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सो वो मैंने उनको जवाब दे दिया कि जनाब ये मेरा एक्सक्लूजन में कवर्ड है। ये मैंने लिस्ट बना दी ना, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, उसकी लिस्ट बनाई। तो पहला ये मेरा इस वजह से एक्सक्लूजन की वजह से ये निकल गया। तो करते करते सारे मैंने उनको मेंशन कर दिए। और एंड में भी एक बच गया एग्री लैंड 10 कनाल की, 1 कनाल की, जो भी बची, मैंने कहा उसकी भी जो वैल्यू है वो 25 मिलियन से कम है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि अगर आप पे ये अप्लाई होता ही नहीं है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं है। 4-5 फोन मुझे आए भी जिन्होंने कहा जी यही वजह है, आपके गुजरावाला से भी आए हुए 2-3, उन्होंने कहा जी यही है, तो ये एक्सक्लूजन में चला गया। मैं कहा जी चला गया, आप इनको मेंशन कर दें और आगे जाके लिख दें कि 7E के फलाने सब सेक्शन के मुताबिक ये एक्सक्लूजन मुझे मिल गई। पूरी एक लिस्ट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके मुताबिक आपको एक्सक्लूजन है। तो अगर एक्सक्लूजन है तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ एनी वरीज अबाउट द नोटिस। आया ठीक है, जवाब दे रही आप मसला क्या है। अब दूसरा सवाल है, अगर आपको लगता है तो क्या होगा। एक तो ये ना लगता ही नहीं है जनाब, उसका जवाब देते आप, ठीक हो गया। और अगर आपको वो हिट करेंगे भी तो ऑब्वियसली आप अपील में जाके बड़े आराम से भी कर देंगे कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन में कवर्ड है। व्हाई, हाउ दे कैन इंपोज टैक्स ऑन द सेम, वो हो नहीं सकता उसके। एक्चुअली जब ये आया था तो इसके दो मेन पर्पसेस थे। एक तो ये इंडिया से इंपोर्ट होके आया है, और दूसरी बात ये है कि ये अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट के ऊपर लगना। ये जितनी एक्सक्लूजन आप चेक करें सारे प्रोडक्टिव है, या रेंट आ रहा है, या इस्तेमाल हो रहा है, या आपने पहली दफा एक्वायर किया है, ठीक है, या बिजनेस में यूज हो रहा है, या वो कैपिटल एसेट है ही नहीं है। और अल्टीमेटली 25 मिलियन की एक्सक्लूजन है, लेकिन 25 मिलियन से अगर आपका ज्यादा हो गया तो फिर टोटल के ऊपर आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर इफेक्टिव रेट 1% आएगा। देखिए बात यह है, अगर आप 100 मिलियन की वैल्यू लेते हैं उसमें आप लेते हैं 5%, कहीं इसकी FMV इसकी 5% आपने निकाला, 5% का 20% ले ले, वो 100 का 1% ही निकलेगा। तो इफेक्टिव जो रेट आ रहा है वो 1% ऑफ दी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उसका होगा। अब एक्सक्लूजन में एक तो निकल गया पहला जवाब, वो अब खत्म हो गया। दूसरा मैंने कहा हाँ जी मेरे क्लाइंट को लगता है, अब क्या करना है। तो आपको पता है कि इसके ऊपर अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप जिन्होंने रिटर्न, 2 केस हो गया, या तो रिटर्न आपने फाइल कर दी होगी या नहीं की होगी।
अगर कर दी है तो ऑब्वियसली स्टे के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसकी मेन अभी अपील इसकी जो है वो पेंडिंग है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि पंजाब के अंदर ये है, सिंध में जरा मुख्तलिफ है हर सूबे के लिहाज से। मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई विद स्टे विद द रेलेवेंट हाई कोर्ट अदर देन सिंध, क्योंकि सिंध के अंदर उन्होंने केस किया था तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और उसकी डेट जो है आपकी 22 तारीख है, 21 से 22 डेट उन्होंने जो आपकी दे दी हुई है स्टे के लिए कि लोग आप आ जाए और स्टे ले लें। तो जिस सूबे में आप काम कर रहे हैं, यानी आपकी प्रॉपर्टी जहां पे है, जहां से नोटिस इशू हुआ है, उस सूबे के मुताबिक आपने जवाब देना है, अदर देन सिंध के। तो सिंध गया तो सुप्रीम कोर्ट में, बाकी सारे आपके रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे जाके आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अब मुझे लगता है या नहीं लगता, दोनों सूरतों में आपको स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टे नहीं लेंगे, आपको पता है डिपार्टमेंट के पास ये पावर है, लॉ पास हो गया हुआ है, अगर आप स्टे नहीं लेंगे तो वो फिर आपके बैंक अकाउंट में से या थर्ड पार्टी से आपसे पैसे रिकवर करके उन्होंने कहना भाई ये पैसे तो हमने इनसे ले लिए, बाद में जब फिर कोर्ट से कहेंगे फिर देख लेंगे, अगर आपकी फेवर में आया तो रिफंड क्रिएट हो जाएगा, और अगर उनकी फेवर में चला गया तो पैसे पहले चले गए उनके पास। तो ये दूसरा और तीसरा आपका मैंने इससे कवर कर दिया। सिंध वाला मैंने आपको उसके साथ मर्ज कर। अब नोटिस किस तरह के हैं, हर सूबे में मुख्तलिफ तरह के नोटिस हैं। अगर आप केपीके में जाएं तो 120(3) के नोटिस वो इशू कर रहे हैं। अगर आप लाहौर यानी पंजाब के अंदर आए तो 176 के नोटिस भी इशू हो रहे हैं और 122(5)(a) के भी हो रहे हैं। तो ये तीनों नोटिस मैंने कवर कर दिए हैं। जिस सूबे में भी आप हैं, जो भी नोटिस आपके पास आया है उसके मुताबिक आप उसको जवाब दें। ये था जी 7E का लीगल स्टेटस राइट नाउ एट दिस स्टेज इन पाकिस्तान। अब इसका सेक्शन कहता क्या है उस पे आ जाते हैं। थोड़ी सी फैक्चुअल बात भी जो लॉ ने 7E के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई है उस पे बात करते हैं। बस इधर सबसे पहला वर्ड है रेजिडेंट पर्सन। देखिए 3-4 क्वेश्चंस का जवाब हर लॉ में आपको देना पड़ेगा, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा ये किसको लगेगा, कब लगेगा और कैसे लगेगा। तो 3 क्वेश्चन का जवाब लाजमी देना है। और चौथा ऑब्वियसली एग्जम्पशंस क्या है इसे, किसको लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, और चौथा किसको नहीं लगेगा, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बीइंग एज ऑब्वियसली प्रोफेशनल जब सर्च करनी होती है कि ये किसको नहीं लगेगा भाई और किसको लगेगा, ये 2 पहले चीजें तय करना है। पहला आपका सवाल है रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन वही है जो आपके लॉ में दी हुई है। ऑन इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी सब शामिल है इसके अंदर। इसमें कोई ये नहीं है कि जी इसमें कंपनी को छूट है या एओपी को या इंडिविजुअल को। अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं, अगर नहीं है तो पैसा खत्म हो गया, कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, उसकी बाहर की इनकम भी टैक्सेबल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल एसेट्स होंगे उस पे भी आपको 7E नहीं चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करें, क्या वो रेजिडेंट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आगे वर्ड है ओनिंग कैपिटल एसेट। तो क्या आपके पास कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन इसके अंदर वो भी गिवन है जो आपकी इनकम टैक्स लॉ में ऑलरेडी 37 सेक्शन में गिवन है। अगले पेज पे जरा करेंगे और ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है कि जिसमें आपके स्टॉकिंग जो अच्छा डेफिनेशन में वो चीज बताई गई है जो शामिल नहीं होगी, तो इनके अलावा जो होगा वो शामिल हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। कैपिटल एसेट मीन्स कि कोई भी एसेट, स्टॉकिंग ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, वो आपके निकल गए। शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज वो भी निकल गए। प्रॉपर्टी जिनकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन आपको मिलेगी, बिजनेस में यूज होगा, वो भी निकल जाएगा। तो एनी अदर मेंशन जो एसेट है, एनी मूवेबल एसेट, उसने मूवेबल भी निकाल दी अंदर से, तो बाकी बच गया क्या, कैपिटल एसेट आपके पास बाकी बच गया जो कि इमूवेबल हो। बाकी फार्म हाउस की डेफिनेशन है वो उन्होंने एरिया बताया हुआ है कि किस वक्त वो इसमें शामिल होगा और कब नहीं होगा। सो कैपिटल वापस आ जाए पीछे, हम यहाँ थे यहाँ। पहला रेजिडेंट पर्सन, दूसरा ओनिंग कैपिटल एसेट, 2 बातें। फिर क्या होगा? सो 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। फिर अगर आपने नेक्स्ट चेक करना है, नेक्स्ट पेज की जरा लिस्ट दिखाइएगा
नहीं वही पिछले वाला पेज, ये एक्सक्लूजन की लिस्ट है जो मैंने आपको पहले बताई कि कौन कौन से एसेट 7E की पर्पस के लिए आपके कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होंगे। अगर आप पहला देखें तो वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, एक कैपिटल एसेट इसमें मलकियत होना भी जरूरी है। अगर आपकी ओनरशिप भी नहीं है, अगर आपने लीज, जैसे लीज पे गाड़ी ले लेते हैं, लीज पे प्लॉट ले लेते हैं, टाइटल जब तक आपके नाम नहीं होगा तब तक इसके अंदर नहीं आएगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, आप फैक्ट्री ओनर, आपकी फैक्ट्री है, हेड ऑफिस भी आपकी कंपनी का है, तो ठीक है, तो वो एसेट्स जो बिजनेस में आप इस्तेमाल करेंगे वो भी कैपिटल एसेट इसमें शामिल नहीं किए जाए। चाहे अच्छा बैंक की मिसाल ले लें, बेस्ट एग्जांपल, बैंक्स की 100 ब्रांचेज, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 100 के 100 ब्रांचेज उनकी ओल्ड है, वो सब की सब इसमें से निकल जाएंगे। बिजनेस प्रेमिसेस एक नहीं कहा उसने, वन वर्ड यूज हो रहा है पहले के अंदर। सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस में एक नहीं है, जितने भी होंगे, मैं अगर 10 कारोबार कर रहा हूं, मैंने 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, 10 में फैक्ट्रियां अलग अलग है, सब में एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ ओनरशिप है, वो सब का सब इसमें से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव नहीं है। मैंने वर्ड क्या यूज किया, अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट, वो इसमें आएगा। तीसरा आप देखें, सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड, वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि मैं बना के दूसरों को बेचूं, मेरी जमीन है, फल आता है, सब्जी आती है, फसलें आती है, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दे, खत्म हो गई बात। फिर कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, वो जो मैंने आपको आर्मी वाले इंडिपेंडेंट शहीद उनके बताए, उनको भी अगर दिया जाएगा और वो फर्स्ट अलॉटी होंगे, पहला नाम उसका होगा, तो फिर उस सूरत में उनके एसेट भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। कोर्ट के सामने तो वैसे भी जनरल पब्लिक बोल नहीं सकती, आपको पता नहीं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये बिल में नहीं था, ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो डी क्लॉज आप पढ़ रहे हैं ना, ये डी क्लॉज बिल में नहीं था, ये एक्ट के अंदर जो आया आपका, उसके अंदर इसको डाला गया, तो वो उनके कहने पे जारी बात है, ठीक ई पे चलते हैं। अगर आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, रेंटल इनकम आ रही है, बाकी मैं भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डिफेंस भी चाहिए ना, अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम अंदर बैठ के क्या करें। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें साथ होती हैं, बंदे को सिर्फ नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए और सिर्फ पॉजिटिविटी भी नहीं होनी चाहिए, जहां आपको लगे कि थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी पर्सन या एनी पार्टी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वरना फिर आपकी स्टेटमेंट बायस हो जाएगी, लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, भाई ये तो दूसरों की फेवर करता है। इसलिए प्रोफेशनल्स को हमेशा इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, अच्छाई भी हमने इसकी करनी है और जहां जहां बुराई होगी उसको भी पिन पॉइंट हमने करना, यही तरीका होता है एक सही तरीका जब चलाने का मुल्क। तो कैपिटल एसेट आपके पास आ गया, फिर नेक्स्ट रेंट वाला आ गया, फिर आगे आ गया आपका, अगर आपने अक्वायर किया, ये भी सवाल हुआ है, मैंने अक्वायर भी ड्यूरिंग द ईयर किया था ऐसा, 236 के मैंने परचेज का जो टैक्स था 1% एप्लीकेबल या 2% जो भी था, अब आपको पता है वो बढ़ गया थोड़ा सा, वो जो नॉन एडीएल वाले हैं उनके लिए भी बढ़ गया है और एडीएल वालों के लिए भी 1 से होकर डबल हो गया, और नॉन एडीएल वालों के लिए तो परचेज का 2 का 7 हो गया, वो आपको पता होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर फिर नेक्स्ट क्या है, फिर अगर आप सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट देख लेंगे, फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट के हैं, वो उन्होंने अलग सोल्यूशन आपको इसलिए दी क्योंकि आप नीचे वाले में सेकंड लास्ट में आ नहीं सकते, क्योंकि वो फेडरल प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के जो एसेट्स है वो भी इसमें एक्सक्लूडेड है। और एंड में उन्होंने डीएनएफटी में अगर आप रजिस्टर्ड है यानी डेवलपर और बिल्डर के तौर पे, तो वो भी स्टॉक इन ट्रेड भी आपका इसके अंदर से निकल जाएगा। पीछे था नहीं, पीछे क्या रखें। अब आपने करना क्या है, वंस द वैल्यू विल बी एसेट्स विल बी लिस्ट आपने बना ली, आपने एक्सक्लूजन्स को बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूजन्स को निकाल के जो वैल्यू बची है, ठीक है, उसको आपको जाहिर बात है उसको आपको कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 25 मिलियन से ज्यादा हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू का आपने लेना है 5%।
इसे वो कहते हैं डीम्ड इनकम। वो कह रहे हैं ये डीम्ड इनकम के ऊपर फिर रेट उन्होंने लगाया 20%। तो 5 का 20% है 1%। और फैक्टर वही आगे बोल फिर के आप एफएमवी का 1% ले लें या 5% लेके 20% ले लें, आंसर एक ही आएगा आपके पास। तो हमने शॉर्टकट लगाया वो भाई 1% सीधा ले लो इसका, अगर एप्लीकेबल है तो। उसके अलावा इसमें एक और इशू ये भी है कि जो एफएमवी होगी, ये इसमें भी चूंकि इन्होंने डिफाइन कर दिया कि एफएमवी आपकी वही होगी जो सेक्शन 68 आपको कहेगा। और 68 क्या कहता है कि आपकी एफबीआर का रेट जहां अवेलेबल है, या आपकी परचेज प्राइस, या मार्केट के अंदर को वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो पता चल जाए कि है, तो विच एवर इज हायर है। वैसे उन्होंने एफएमवी अपनी देखना, मैंने एक ऐसा लिया 4 करोड़, एफबीआर का रेट जानू तो वो बनता है 3 करोड़, तो 4 तो मैं खुद कह रहा हूं, तो उस वक्त में 4 करोड़ ही आएगा, फिर 3 नहीं आएगा। लेकिन अगर एफबीआर का रेट 4 करोड़ है और मैंने 3 करोड़ में लिया है, तो फिर वो एफबीआर के रेट में जाएगा, आपको लेके जाएगा। बात असल में ये हो गई। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। अब चूंकि आगे ये रेट है जी, ये मैंने आपको करा दिया। ये मैंने एक क्वेश्चन खुद ही से बनाया, देखे ना, शॉर्टकट वर्जन किसको लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, किसको नहीं लगेगा, वो हमने चीजें कवर कर ली। अब क्या रह गया, अच्छा जी आप कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाएं इसे, ये भी एक सवाल है। तो चीज को पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ाना एक अलग चीज है, उसको बनाना एक अलग चीज है, उसको समझना एक अलग चीज है, और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना एक अलग चीज है। ये पांचों अलग अलग चीजें। जब तक आप पूरे प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे, आपको चीज उस तरह समझ नहीं आएगी। तो मैं हर एक को 25-25 या 15-20% नहीं देता हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप शॉर्टकट समझेंगे, फिर आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसकी लॉ को पढ़ेंगे, फिर उसको अल्टीमेटली आप अप्लाई करेंगे, तो तब जाके आपका 100% जो है पूरा हो जाएगा। ये लास्ट फेज में आपके सामने मैंने खुद ही अज्यूम किया कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर भी एसेट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर भी। अगर आप देखते हैं पहले 3 एसेट मैंने लिए आउटसाइड पाकिस्तान, और अगले जो 2 एसेट्स हैं वो मैंने ले लिए पाकिस्तान के अंदर। उनकी आगे मैंने कॉस्ट अज्यूम कर ली 30 से 22 पे, और एफएमवी मैंने निकाल दी, खुद ही अज्यूम कर ली कि एक में 7 करोड़ है और एक में 4 करोड़ है। और मैंने सवाल ये कर लिया, मैंने अज्यूम किया कि एक्सक्लूजन में नहीं आया, इसको लगता है, तो कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि अगर एक्सक्लूजन में है फिर तो बहस ही खत्म हो गई। अगर सवाल ही नहीं है, लगना ही नहीं है, तो फिर तो बहस क्यों कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि ये उसमें फॉल करते हैं एक्सक्लूजन को निकालने के बाद। अच्छा, अब सवाल 2 तरह का बना, अगर ये रेजिडेंट हो तो क्या होगा, और अगर ये नॉन रेजिडेंट हो तो क्या होगा। ये भी खुद ही बना लिया आपने। नॉन रेजिडेंट आपको क्लियर है, अगले पेज पे है नहीं, जरा दिखाए। ये स्टेटमेंट एक लिख के फारग कर दिया। प्लीज नोट दैट, नहीं पीछे रहिएगा, 7E is not applicable on non-resident person in Pakistan। खत्म हो गई जनाब, वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नेक्स्ट पे अगर आप रेजिडेंट होगा तो क्या किया, फिर आपने क्या किया कि मैंने अज्यूम किया कैपिटल एसेट 25 मिलियन से ज्यादा है, और एफएमवी पे मैंने पकड़ा 70 मिलियन मैंने लिया एक एसेट का, और 4 करोड़ लिया। जरा पिछली शीट, इससे पिछली शीट पे आइएगा, ये आखिरी कॉलम में से मैंने उठाया है नॉन एग्रीकल्चर लैंड का 70 मिलियन, वो देखें मेरी कॉस्ट थी 4 करोड़ 40 मिलियन था, एफएमवी थी 70 मिलियन। दूसरे में देखें डीएचए पाकिस्तान हाउस 15 मिलियन और उधर 40 मिलियन, तो दो चूंकि वो हायर है तो मैं हायर पे ले गया, 70 और 40 मैंने ऐड कर लिया, उधर आ जाएगा। वो मैंने ऐड किया 110 मिलियन बन गया, उसका मैंने 5% लिया, वो बन गया 55 लाख रुपए। 55 लाख का मैंने 20% निकाला, तो 11 लाख रुपए इस बंदे की इस केस में जो कि रेजिडेंट है, इसकी लायबिलिटी आ रही है, जो इसने विद द रिटर्न आपकी जमा करानी है। हाँ, आप एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं अगर आपके पास पीछे रिफंड पड़े हुए हैं या ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट ज्यादा हुई है, तो आप एडजस्टमेंट क्लेम कर लें। वो भी आपको, ये एमएसटी की तरह नहीं है कि आपको पेमेंट ही करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, इसमें एडजस्टमेंट अवेलेबल। सो अगर आपके डिटरमिनेंट रिफंड है या ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ईयर में आपकी पेमेंट ज्यादा हुई है, तो आप एडजस्टमेंट भी क्लेम कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी इसके अंदर है। ये
मेरा कोशिश की मैंने कि 7E अब आखिरी पेज थी, इसके आगे वो मैंने दिखा दीजिएगा आगे। ये इसकी अच्छा वो पीछे भी ये डिक्लेरेशन, इसमें उन्होंने दोनों चीजें आपसे ली हुई। अब आप गौर से देखें तो आपको कॉस्ट भी मांगी है और आगे उन्होंने एफएफजी भी मांगी हुई है। शेयर मार्केट अगर आप डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, ये मैंने वहां से स्केच लेके उसको मैंने जो रेलिवेंट चार्ट है अगर आप देखते हैं तो टैक्स चार्जेबल के अंदर ये उन्होंने 7E का अलग से बनाया हुआ है डिक्लेरेशन। अगर आपके क्लाइंट को लगता है, हिट होता है और आप पे करना चाहते हैं स्टे में या अदरवाइज नहीं जाते, तो ये फॉर्म फिल करके विद द रिटर्न हर उस बंदे ने जिसको लगता है, अच्छा ये में रखिएगा, जिसको नहीं लगता उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने साहब ने उन्होंने कहा जी आपने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने कहा भाई लगता ही नहीं तो क्यों डिक्लेयर करें हम, ऐसे ही खाम खा आप मुझे बात। जब लग रहा होगा और आप लीगली एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये फॉर्म फिल करके विद द रिटर्न आपने साथ ही जमा करा देना है। अगर इसकी लीगैलिटी बाकी रहती है तो अभी तो चूंकि स्टे है और देखिए फाइनल क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे, सीधी बात, सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे। अगर वो ऊपर से इनको फारग कर दें फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो जाए, फिर पूरे पाकिस्तान के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट करता है तो वो रिस्पेक्टिव प्रोविंस के लिए होता है, आपको भी पता। और आपको वो मिसाल याद होगी वर्कर्स वेलफेयर फंड की कि 2 हाई कोर्ट अगेंस्ट चले गए थे, एक फेवर में था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारग कर दिया। तो हर सुबह अपने कोर्ट के मुताबिक जो उसमें हेल्ड हुआ है उसके मुताबिक वो चलेगा। पर अभी लोग स्टे के लिए कर रहे हैं और सिंध वाले सुप्रीम कोर्ट में है, बलोचिस्तान में आपको पता है उनका अपना हिसाब से उन्होंने जो दिया। पर अब देखते हैं इसका किस तरफ ये 29 करोड़ बैठेगा जब कोर्ट्स फाइनल करेंगे। ये जजेस का काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम है प्लीड करना, वो कर दिया उन्होंने। आगे देखते हैं क्या होता है। ये 7E से कनेक्टेड की चीजें थी। अब मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ सीधा 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं मैंने आपसे करना है जो अभी आपका है ना बेनिफिशियल रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आगे वो मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं। लेकिन चूंकि प्रेजेंटली वो आ गया हुआ है, एप्लीकेबल है, तो लेटेस्ट चीजें भी थोड़ी सी शेयर कर लेनी चाहिए। उसमें मैंने वैसे रूल्स ये मैंने एक चार्ट बनाया, लिंक लगे हुए हैं आपके जो पहले 6 है आपके 5 रूल्स है इसके 83A से लेकर E तक 2 फॉर्म्स है। ये बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर्म 01 और 02 है और आगे 2 मैंने अपने पास से चीजें डाल दी। असल में ये आया क्यों, पहले सेक्शन 181E वो जो जरा क्लिक करेंगे जी, जरा वो साइड पे स्लाइड पे ऊपर 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 लिंक पे लिंक ऊपर ऊपर ये नहीं है, वापस आ जाए। उसके लिंक को ना क्लिक करेंगे ऊपर राइट साइड पे टॉप पे, हाँ टॉप पे ऊपर लिंक दिए हुए हैं आसानी के लिए। आगे ये वो ऊपर ऊपर link वो right 5 नंबर वो ऊपर इसको क्लिक कर बस गिरा। ये सेक्शन था जी जो आया जिसने कहा कि कंपनी और एओटी जिन लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिक्लेयर कर दे। प्रिस्क्राइब फॉर्म आया ही कोई नहीं था, अब उन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्म डाल दिया जिसके मुताबिक कंपनी और एओटीज ने जिन लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको डिक्लेयर करना है। असल में बात ये होगी कि पीछे ओनर कौन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों को उन्होंने कवर किया। अच्छा जी पीछे आया, उसी को ऊपर क्लिक कीजिएगा वापस आ जाएगा ऊपर ऊपर टॉप पे हेडिंग पे ऊपर ऊपर हाँ इसको क्लिक कर। अच्छा अब ये जो चैप्टर है आगे देखिए, इसके स्लाइड को क्लिक करेंगे, ये आपका 181E के लिए उन्होंने फॉर्म्स और रूल्स बना दिए। किन के लिए, कंपनीज और एओपी, इसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं है ये मैं पहले बता दूंगा। अब वापस आया जी या इसे अगली शीट पे आ जाए, इसे अगली शीट क्लिक करें, आगे आ जाए आगे आ जाए आगे बस इधर रुक। मैं आज के चीफ गेस्ट मोहम्मद वसीम चौधरी चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल को वेलकम करता हूँ। इन्होंने फॉर्म्स आपके लिए अपलोड कर दिए जो
के रूल्स के अंदर। अब देखिए 3 सिचुएशन मेरे पास आ सकती है। एक कंपनी या एओपी अभी रजिस्टर्ड हुई नहीं। दूसरा क्या है, एक कंपनी एओपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और तीसरा क्या है कि रजिस्टर्ड होने के बाद अगर उसके फॉर्म में कुछ चेंज आती है। ये 3 केसेस है बेसिकली। तो उन्होंने क्या कहा कि अब अगर कोई नई कंपनी या एओपी आएगी तो वो 01 फॉर्म फिल करके देगी, और वो उन्होंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द एफबीआई वो सिंपल कर दिया उन्होंने। ये चार्ट इसलिए मैंने बनाया, ये आपको रूल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि सीटों पर तशरीह रखें ताकि लेक्चर पे फोकस किया जा सके। दूसरी वो कंपनी या एओपी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लोगों की सहूलत के लिए उसकी डेडलाइन उन्होंने 31 दिसंबर 2023 कर दी है। अब होगा क्या कि आप जो 30 जून 2022 में डिक्लेयर करेंगे, जो कर चुके हैं, अच्छा सवाल ये भी है कि ये अपडेशन किस डेट तक की होगी। उन्होंने टैक्स ईयर के साथ इसको अटैच किया हुआ। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो जिस टैक्स ईयर में आपका ईयर फॉल करता है उसके मुताबिक आप कर लें। अगर आपका जून है तो जून तक कर लें, अगर आपका दिसंबर है तो दिसंबर कर लें, अगर सितंबर है तो सितंबर कर लें। उसके मुताबिक उस डेट पे इन्वेस्टमेंट आप अपनी, जिन लोगों ने देखें ये लैंडर्स नहीं है, ये इन्वेस्टर्स है, ये ओनर्स की बेनिफिशियल ओनरशिप है। ये उनकी नहीं है जिन्होंने लोन दिया हुआ, ये वो नहीं है, ये कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तीसरा जी, अगर इसमें कोई चेंज आ जाती है, आपने एक फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद पता लगा कि ओनरशिप में चेंज आ गई, इफ देयर इज अ चेंज इन द ओनरशिप, तो 30 डेज के अंदर आप उसकी अपडेशन उनको फॉरवर्ड करेंगे कि जनाब ये चेंज हो गया है, हम आपको ये चेंज करके दे रहे हैं। अब ये रेशो चेंज हो गया, ये 3 बंदे चले गए, एक आ गया, 2 चले गए, एक और आ गया, या ऐड हो गया है या चेंज हो गया है, जिस तरह भी आप करें। एनपीओ के लिए एक स्पेसिफिक उन्होंने दिया कि अगर जनरल पब्लिक का पैसा हुआ तो फिर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इदारा या स्पेसिफाइड पर्सन कर रहे हैं तो फिर उसकी रिपोर्टिंग करना उनको लाजमी होगा कि उसके फंड के अंदर पैसा किन किन लोगों ने डाला हो। और चेंज वाला, अच्छा चेंज के लिए एक और भी चीज है। एक बंदा कहता है जी मेरे तो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट में चेंज ही कोई नहीं आनी और आएगी भी नहीं, तो तब क्या होगा? तब आपने एक सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है, उसका फॉर्म 02 उन्होंने ऐड कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन कि जी इनका कैपिटल ये 4 बंदों का 25% के हिसाब से एज इट इज है और इसमें कोई चेंज नहीं आई। वो 02 फॉर्म है जो आप फाइल करें। अच्छा अब इसको तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ और ठीक हो गया। अच्छा एक बंदे ने कहा जी मैं नहीं कंप्लायंस करता, तो क्या करेंगे आप, इम्प्लीकेशन क्या होगा? उन्होंने कहा देखिए बात ये है, ईच डिफॉल्ट की जो पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए। ये जरा ध्यान में रखिएगा, इसकी पेनल्टी बहुत हैवी है, तो इसकी कंप्लायंस आपने लाजमी करनी है। अब तो वैसे भी आपको पता है कंप्लायंस के बगैर एक बंदा आगे जा नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। कितनी देर वो सर्वाइव कर जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो भी अगर स्टेट की नजरों से बच गया तो फिर भी वो चोरी है, वो डिफॉल्टर ही है, वो नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर ही रहेगा। तो बेहतर यही है कि अब आप कंप्लायंस करें, बेहतरीन सिचुएशन अब आपके पास यही है। इसका ना एक आखिरी पेज मुझे जरा आगे जाके दिखा दें। ये पेनल्टी वाला, एक तो मैंने ये दिखा दें, एक मैंने ये वैसे ही अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाई, एक बैलेंस शीट पकड़ी, उसमें मैंने इंडिविजुअल भी डाल दिए जिन्होंने 10 मिलियन डाला, 50 लाख डाला एओपी ने, कंपनी ने 23 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अंदर आगे मैंने परसेंटेज लिख दी। वैसे इसमें परसेंटेज को 25% यूज कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम चीजों को कवर करेंगे तो कुछ जगहों पे उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने परसेंटेज 25 के अलावा भी मांगी हुई। तो जितना आपका कैपिटल है बेसिकली उसकी जो ओनरशिप है उनके नाम, अच्छा उन्होंने आपसे मांगा क्या क्या होगा, उस पार्टी का नाम, अगर फादर नेम, कमर्शियल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, एनटीएन, सीएनआईसी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो पासपोर्ट या टाइप ऑफ जो भी उस पर एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीजें उन्होंने फॉर्म्स के अंदर
फीड की हुई है जो आपसे वो मांगे, ताकि एक्चुअली पता चल सके कि कौन है। बस आखिरी पॉइंट क्या है कि इसको मैं क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट जरा मेल दिखाइएगा, ये पेनल्टी है 30 सीरियल है 182 सेक्शन की, टेबल आपको पता है अटैच है, नंबर वाइज चलता है। 30 सीरियल पे आपको जाके चेक करेंगे कि ईच डिफॉल्ट की पेनल्टी 10 लाख रुपए। अगर मैंने रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद चेंज आई, मैंने नहीं बताया, अगर मैं चेंज भी नहीं बताऊंगा तो वो डिफॉल्ट है, वो 10 लाख रुपए सीधा ऊपर आ जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि आप इसकी कंप्लायंस करें। दीज वर द फ्यू पॉइंट्स, बाकी फाइल आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट थी वो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट दिखाइएगा, तीसरी फाइल। इसका साइज अच्छा, ये पिछली शीट दिखाइएगा इससे। ये मैंने ना जी आपको पता, पहले भी मैंने अनाउंस किया हुआ है, YouTube पे हमने चैनल बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे। 400 प्लस वीडियोस 2016 से लेकर अब तक हम अपलोड कर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं जहाँ जितने सेमिनार या जो करते हैं क्लासेस वगैरह उस पर अपलोड करें। प्लस मैंने आपकी 2018 से लेकर 23 तक की अपनी किताबें वो मैंने इसी नाम से जो फेसबुक पे बना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर मैंने फ्री अपलोड कर दी, तो आप वहां से जाके फ्री वो किताबें या वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझ के सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए हम और उस बुक के ऊपर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि उसके टाइटल पेज के बॉटम पे मैंने अपने डायरेक्ट नंबर भी दिए, आज से नहीं, जब से 11 से लेके ये हमारा 30th एडिशन है जो हमने अपलोड किया है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डायरेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। आगे चले जी, ये बेसिकली जी आपको पता है फाइनेंस जो सप्लीमेंट्री एक्ट था वो उन्होंने IMF के साथ जो निगोशिएशन हुई तो पता चला कि जी आपके पास पैसे कम है, आप जरा पहले अपने लोगों से पैसा और कलेक्ट करें, फर्दर बोझ आप और डालें उन पे और उनसे कलेक्ट करें। उन्होंने वो पैसा इकट्ठा करने के लिए तीनों लॉज में, ऑब्वियसली आपको इसमें नीचे जाता हुआ कुछ नजर नहीं आएगा, सब ऊपर ही आ रहा है, एडिशनल पैसे इकट्ठे करने हैं, तो उनकी मजबूरी थी। तो पहली स्टेज में उन्होंने क्या किया कि वो आइटम्स, इनकी डेट्स आपको पता है थोड़ी सी मुख्तलिफ एप्लीकेशन की, लेकिन इस वक्त ये सारे एप्लीकेबल। पहली स्टेज में क्या हुआ कि जिन आइटम्स पे 17% सेल टैक्स था उसको 18% किया, वो आपको पता है, वो क्राइसिस में बिल्डिंग होके आ रहा है, वो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। फिर लग्जरी आइटम जो लिस्ट उन्होंने बाद में दी, वो लग्जरी आइटम है उनकी कोड वाइज आगे मेंशन, कुछ को उन्होंने कहा रिस्पेक्टिव कोड है, कुछ में कहा जी ये वाले, उनको उन्होंने कर दिया पहले 17 से 18 और फिर 18 से वो चला गया 25%। तो उसमें आपको टिश्यू पेपर भी नजर आएंगे, टूथपेस्ट भी नजर आएगा, बट वो स्पेसिफाइड कोड में हर एक आइटम पे नहीं लगा, जो कोड्स हैं उन पे स्पेसिफाइड, जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे लगाया गया। पैसा चाहिए भाई। फिर आ गया आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो टैक्स बढ़ा है वो सिगरेट्स के ऊपर हुआ है। जो पहले 6 रुपए 50 पैसे का एक सिगरेट था वो 16 रुपए 50 पैसे के ऊपर चला गया। जो 2 रुपए कुछ पैसे का था वो 5 रुपए समथिंग पे चला गया। तो लोग सिगरेट तो फिर भी पी रहे हैं, अब आदत पड़ी हो तो बंदा क्या करे, वो मजबूरी थी, क्योंकि वो कह रहे हैं ये बिजनेस है, सेहत के लिए सही नहीं है, अब जिसको शौक है तो भाई वो पूरा कर ले, पैसे देंगे। तो सबसे ज्यादा जो एफईडी और जो सेल टैक्स आपका, जो एफईडी बेसिकली सिगरेट और सीमेंट और बेवरेजेस ज्यादा आइटम आपके एफईडी के अंदर। उसके बाद जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है स्पेसिफाइड कंट्रीज के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने एफईडी 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपया पर टूर के हिसाब से उन्होंने उसको भी बढ़ा दिया। तो बातें होगी। फिर आगे आप इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स में जब आप आए तो इनकम टैक्स में आगे चलिएगा, जरा वो भी दिखा दें एक नजर आगे, और बस इधर 3 अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में है। आपको पता होगा कि फंक्शन एंड गैदरिंग पे टैक्स खत्म हो गया था, तो वो वापस उसको पहले 5% था, वापस 10% पे रिवाइव करके अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि खाना आप अपना अरेंज करें या उनसे करवाएं या तीसरा बंदा करे। मसला मैंने कहा जी हाँ चाहिए खाना मेरा,
तब भी विद होल्डिंग एजेंट ने खाने को शामिल करके उसकी प्राइस के ऊपर 10% जो टैक्स है वो जमा करना। तो फूड विद चार्जेस विद फंक्शन जो कुछ भी होगा वो सब कुछ इसके अंदर ऐड करके 10% स्टेट के पास जाएगा। अच्छा, खाली बात यहाँ खत्म नहीं होगी, अभी लड़ाई सही शुरू होगी। कैसे? इसके 2-3 एंगल और भी है। अगर एक बंदा फर्ज करें, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5 लाख रुपए खर्च करता है, तो भाई वो भी तो अंदर आ गया ना। उससे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास 5 लाख कहाँ से आया? ये तो हो गया टैक्स जमा, कट रहा है ऊपर से 50,000 टैक्स जमा हो गया। फिर वाला मैंने आपको बताया 6 पे 50 पर सिगरेट से बढ़ के 16 पे 50 अगली शीट में देखिएगा। और फिर जो वो कम प्राइस वाला है वो 2 रुपये 50 पैसे 5 पैसे से बढ़ा के 5 रुपये 50 पैसे किया गया। आगे देखें, आगे चले, ये आपके जो पीछे ये शुगरी फ्रूट जूसेस थे उसके ऊपर उन्होंने 10% ऐड किया। अगले पेज पे है उससे आगे। और ये एंड में आपका अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे फॉरेन ट्रैवलिंग क्लब बिजनेस और स्पेसिफिक क्लास के अंदर तो 75,000 से लेके 2.5 लाख रुपया आपका जो पर टिकट के ऊपर कॉस्ट होएगी वो बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का मकसद ये था, चाहे वो सेल टैक्स था, चाहे वो इनकम टैक्स था, चाहे वो एफईडी था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा इनसे लेके तो ऑब्वियसली जो टारगेट वो 70 बिलियन है या वट एवर लूप बढ़ाया उन्होंने, वो पैसे इकट्ठे करना था। तो पहले मैंने आपको दिया 7E, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया बेनिफिशियल ओनरशिप, और फिर आपका आ गया फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2023। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको वो कम कर सकूं। समटाइम ये है कि फादर अपने बच्चों के या बीवी के नाम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं, एसेट्स ऑन अदर्स में एक लमसम अमाउंट डाल देते हैं। बीवी या बच्चे जो है वो जीरो रेट वैल्यू पे अपनी रिटर्न में वो डिक्लेयर करते हैं। तो जब ये 7E को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ पर होंगी? एक्चुअली सर मैं रिपीट कर देता हूँ, सर ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के या दूसरे बंदों के नाम पे एसेट्स लेते हैं और वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो जब 7E लगेगा तो किसके ऊपर चार्ज होगा? देखिए बात ये है कि जब आप बेनामी एसेट्स यूज करेंगे तो इनकम टैक्स लॉ में, ठीक है, वैसे तो टाइटल बच्चों का है लेकिन लीगली इनकम टैक्स लॉ में वो एसेट्स बिलोंग्स टू दी फादर होंगे या जिसने भी खरीदे होंगे। तो 7E बेसिकली इनको हिट होगा, उनको हिट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया वैसे। तो अगर गिफ्ट डिक्लेयर करके तो निकाल दें तो फिर मेरे ख्याल फिर ठीक है, फिर आपकी बात ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे एसेट्स, देखिए इस पे मेरी बड़ी बहस हुई है, एक केस हमारा भी आ गया था, उसमें वाला साहब की तरफ से प्रॉपर्टी आई, वाला साहब की डेथ हुई थी 20-25 साल पहले। इन्होंने ना सक्सेशन सर्टिफिकेट लिए पार्टी ने, ना अपने नाम को ट्रांसफर किया। तो हमने रेंटल आ रहा था, रेंटल हमने डिक्लेयर कर दिया, प्रॉपर्टी हमने डाली नहीं। उन्होंने शो काज दे दिया कि आपने कंसीलमेंट किया है, आपने प्रॉपर्टी शो नहीं की। मैंने कहा जनाब अभी तो टाइटल इनके नाम आया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी डेथ के बाद ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। मैं कहा जी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, मैं इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, स्पेशल लॉ सेक्शन 90 खोला गया। जब तक आपके पास वैलिड ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट नहीं होगा आप इनकम को स्प्लिट नहीं कर सकते। अब जाके पढ़ लें। फिर मैंने उस पर ट्राइब्यूनल की जजमेंट और इंडियन कोर्ट्स की भी जजमेंट्स मैंने 90 के साथ उनको दे दी कि रेंट हमने पूरा ऑफर कर दिया बड़े भाई के नाम पे, और प्रॉपर्टी हमने इसलिए शो नहीं की क्योंकि अभी इन्होंने अपने नाम पे ना तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया है और ना ही अपने नाम पे कोई ट्रांसफर किया हो। तो उन्होंने हमारी बात मान ली कि बात ठीक है कि जब तक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं उसके 4 हिस्से कर देता रेंट के, तो कम टैक्स हो जाता था। लेकिन हमने ज्यादा रेंट ऑफर कर दिया ड्यू टू 90 सेक्शन, क्योंकि ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं था। अगर वैलिड ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इनकम, अब डिसीज की तो रिटर्न में फाइल नहीं ना कर सकता, वो तो खत्म हो गई बात डेथ के साथ। फिर जिसके पास आया वो हमने कलेक्टिवली टैक्स उसका जमा करा के उसको क्लीन चिट हमने वहां से ली, तो वो आपका मेरा ख्याल जवाब कवर हो जाएगा। जी कोई और क्वेश्चन हो? जी एनी क्वेश्चन? या मैं फ्री मैन, मैं फ्री हूँ जी। थैंक यू वेरी मच।